डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 एक्सेस कंप्लीट की थी प्रोबेबिलिटी की। तो आज मैं 13.2 एक्सेस शुरू करने जा रहा हूं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो लेट अस बिगिन विथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जैसा कि इसका नाम है, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर एक की अकरेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही। लाइक जैसे आप प्लेइंग कार्ड की बात करते हो, मान लो मैं एक कार्ड निकालता हूं, तो उस कार्ड का कलर नोट करता हूं, वो कार्ड को फिर से रिप्लेस कर देता हूं, फिर मैं दूसरा इवेंट कोई भी फिर कार्ड निकालता हूं। तो इसका मतलब है, जब मैंने कार्ड को फर्स्ट टाइम निकाला और रिप्लेस कर दिया, वापस कार्ड को मैंने प्लेइंग कार्ड्स में रख दिया, तो सेकेंड टाइम जो भी अकरेंस होगी किसी इवेंट की, वो फर्स्ट के कारण इफेक्ट नहीं होगी। तो कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब एक इवेंट के कारण दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो बच्चों, इंडिपेंडेंट जैसा कि इसका नाम है। तो याद करिए, लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो जिसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी, उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो इस सिंबल का मतलब है, हम प्रोबेबिलिटी ए की निकाल रहे हैं, गिवन है कि बी अक्कर हो चुका है। तो बच्चों, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अंडर द गिवन कंडीशन कि ये इवेंट बी अक्कर हो चुका है। तो बट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो बच्चों अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, बी अक्कर हो चुका है। तो ओब्लिक बी सिर्फ ये बताता है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी अक्कर हो रहा है। ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओवर बी मतलब बी अक्कर हो चुका है। सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी अक्कर हो चुका है। अगर बच्चों ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अगर बी अक्कर हो भी चुका है, तो उसने ए को अफेक्ट नहीं करना। तो अगर ए को अफेक्ट नहीं करना, तो ये सिंबल को हम सिंपली ये भी लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इज सिंपली रिटन एज प्रोबेबिलिटी ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए की निकालो, प्रोबेबिलिटी ए की निकालो, ओवर बी का मतलब क्या है? गिवन दैट बी अक्कर हो चुका है। अगर बी अक्कर हो चुका है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो बच्चों बी अक्कर अगर हो चुका है तो वो ए को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इट मींस हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप क्लियर है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में वापस जाएंगे, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी को हमें प्रोबेबिलिटी ए लिखना पड़ेगा इधर, क्योंकि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में आप चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैसे, तो वी हैव द न्यू फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। तो व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इन दिस केस वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन इवेंट्स A and B are independent। तो याद करो ये फॉर्मूला, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की बराबर होगी प्रोबेबिलिटी A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आई होप आपको ये समझ आ गया कि कैसे बना है। अच्छा, एक और देखो, अगर हम प्रोबेबिलिटी B ओब्लिक A की निकालते हो, तो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ये फॉर्मूला बताया था, ये वाला। बट अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, तो अगर ए अक्कर हो चुका है, तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए को आप सिंपली प्रोबेबिलिटी बी लिख सकते हो। तो इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। तो सेकेंड इक्वेशन में
प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए को आप सिंपली प्रोबेबिलिटी बी लिख सकते हो बच्चों, तो ये बाकी सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी, तो फिर से सेम रिजल्ट आ गया। तो आपने ये फॉर्मूला याद करना है, कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी होगी। तो लेट अस बिगिन विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 13.2 क्वेश्चन 1 given that probability of A is 3 divided by 5 and probability B is 1 over 5, find probability A intersection B if A and B are independent events। तो अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमने अभी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को आप प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी लिख सकते हो। रीजन बता दो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बच्चों हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो आंसर इज 3/25। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इजी सम्स। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of cards। तो कार्ड्स कितने होते हैं? 52। फाइंड द probability that both cards are black। तो ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सोल्व करके आए हैं। ये बच्चों देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। हमने कार्ड्स में से 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से आपने एक कार्ड निकालना है, सॉरी 2 कार्ड्स निकालने हैं। 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड निकालना है और वापस नहीं रखना, फिर आपने सेकंड कार्ड निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक? तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी? बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी नो दैट ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52। और बच्चों अगर फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज 26/52, तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी होगी? 25/51। रीजन आपने रिप्लेस नहीं करना विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कार्ड निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 26/52। वो कार्ड आपने प्लेइंग कार्ड्स में वापस नहीं रखना। तो टोटल हमारे पास कार्ड्स लेफ्ट कितने हैं? 51, एक कम हो गया, और ब्लैक कार्ड भी एक कम हो गया, 25 रह गए। तो मल्टीप्लाई क्यों किया? बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब प्रोबेबिलिटी ब्लैक एंड ब्लैक। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर आपको दो से ज्यादा काम इकट्ठे करने होते हैं तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप सबको ये याद है। तो हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में समझाया था कॉन्सेप्ट बच्चों, कटिंग होगी। तो आंसर इज 25/102। वेरी इजी सम। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए। A box of oranges is inspected by examining three randomly
selected oranges drawn without replacement. हाँ जी बच्चों, if all the three oranges are good, if all the oranges are good, then the box is approved for sale. Approved for sale. Otherwise it is rejected. तो बच्चों, find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. Very very easy क्वेश्चन. तो फिर से समझेंगे. तो क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस. हाँ जी बच्चों, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. एक बॉक्स है, उसकी इंस्पेक्शन हुई, उसमें से 3 रैंडमली कोई भी ऑरेंजेस आपने निकालने हैं, और एक ऑरेंज जब निकाला उसको वापस बॉक्स में नहीं डालना, विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर डिसाइड क्या हुआ था, अगर ऑल 3 ऑरेंजेस जो इंस्पेक्शन हुई, कोई 3 ऑरेंजेस निकालो, अगर तीनों के तीनों अच्छी क्वालिटी को गुड हुए, तो बॉक्स को आपने अप्रूव कर देना सेल के लिए. चेकिंग हुई तो डिसीजन दिया कि 3 रैंडमली कोई भी ऑरेंजेस इंस्पेक्शन करो, अगर तीनों के तीनों अच्छी क्वालिटी के हुए तो आप उसको अप्रूव कर सकते हो सेल के लिए. लेकिन अगर एक भी बैड क्वालिटी का हुआ तो रिजेक्ट कर दो. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस. तो बॉक्स में ऑरेंजेस कितने हैं? 15, जिसमें से 12 जो है गुड क्वालिटी के हैं और 3 जो है बैड क्वालिटी के. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स में 12 गुड क्वालिटी के ऑरेंजेस हैं, 3 बैड क्वालिटी के ऑरेंजेस हैं, वो अप्रूव हो जाए सेल के लिए. मतलब जो इंस्पेक्शन करने आएगा उसके हाथ में 3 के 3 अच्छे क्वालिटी के ऑरेंजेस ही आए, वो अप्रूव कर दे. इसकी चांसेस बताओ. तो ये क्वेश्चन है. तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 15. गुड क्वालिटी ऑरेंजेस कितने हैं? 12. और बैड क्वालिटी जो अच्छे नहीं है वो ऑरेंजेस कितने हैं? 3 है. ये क्वेश्चन में लिखा है. तो बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमें? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स अप्रूव हो जाए सेल के लिए. मींस दैट जब फर्स्ट ऑरेंज वो निकाले तो वो गुड क्वालिटी का है. तो क्या आएगा? बोलिए. गुड क्वालिटी के 12 है, टोटल 15 है. अच्छा, सेकंड गुड क्वालिटी ये फेवरेबल केस 11, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी, एक बाहर रख दिया गुड क्वालिटी का, टोटल में से कम हो गया, इनटू 10/13. वेरी इजी सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गुड ऑरेंज एंड सेकंड गुड ऑरेंज एंड थर्ड गुड ऑरेंज. तो एंड वर्ड के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो तीनों की गुड क्वालिटी ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी निकाली. तो फर्स्ट गुड क्वालिटी की, फर्स्ट ऑरेंज दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी फेवरेबल टू 12 है, टोटल 15 है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होनी तो गुड क्वालिटी के 11 रह गए, टोटल 14 इनटू 10/13. इसे सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. 3 4 द 3 5 द 5 2 द 2 2 द 4 2 7 द. तो आंसर कितना आ गया? 11 4 द 44
ओवर 91। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो आज हमने 3 सम्स कराए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।